सो इस वीडियो में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ख़त्म कर देंगे। हमने 2 वीक्स की कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको समझा दिया है और वो इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हम क्वालिफायर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस समय क्वालिफायर को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक और शीट दूँगा, आपको उतना सॉल्व कर लेना, उससे आप क्वालिफायर में पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं। तो आपको पहले तो ये कर लेना है, आपको अपनी दूसरी स्क्रीन या दूसरे विंडो में वीडियो देखते देखते आप डेटा सेट ज़रूर खोल के रखिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें कहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज़ यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट। तो वर्ड्स डेटा सेट हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमें सीक्वेंस नंबर, वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच और लेटर काउंट ये गिवन है। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। तो ये सब आपको चीज़ें गिवन है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो काउंट है, जो नीचे ये काउंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो पढ़ते हैं इसको। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, जब तक टेबल 1 में रोज हैं, फ्लैग 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड फ्लैग 2 इज इक्वल्स टू फॉल्स। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन द टेबल 1, हमें पहली रो पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच डबल इज इक्वल्स टू एडवर्ब, मतलब कि अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है तो हमें फ्लैग 1 को ट्रू कर लेना है। और अगर लेटर काउंट वो लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू मैंने आप लोग को समझा ही दिया, लेस देन इक्वल टू मतलब 5 से छोटा या 5, तो फ्लैग 2 हमारा ट्रू हो जाएगा। और इफ़ फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2, तो इस कंडीशन में इसको ट्रू होना है, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को ट्रू होना है, क्योंकि एंड कंडीशन तभी हमारी ट्रू देती है जब बोथ हमारा ट्रू होता है। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि एंड को आप मल्टीप्लाई की तरह मानिए कि जब दोनों तरफ 1 होगा तभी ये 1 देगा, क्योंकि अगर एक भी तरफ फॉल्स हो जाएगा तो ये आंसर फॉल्स दे देगा। तो जब हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए। तो काउंट हमारा ये बता रहा है कि जो हमारा ये वर्ड है वो हमारा एक तो एडवर्ब है और उसके जो लेटर्स हैं या तो वो 5 हैं या 5 से कम है। तो देखते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ़ वर्ड्स विच आर एडवर्ब एंड हैव एट मोस्ट 5 लेटर्स। अब मैं एट मोस्ट और एट लीस्ट आपको समझा देता हूँ। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, और एट लीस्ट मतलब कम से कम। जैसे मैम लोग आपकी कहती थी कि आपको एट लीस्ट मैथ्स में 80 मार्क्स लाने हैं इस बार। एट लीस्ट मतलब कम से कम, इतना तो मिनिमम लाना ही लाना है, इससे ऊपर भी ला सकते हैं। एट मोस्ट मतलब जैसे आप सब्जी लाने जाते हैं तो मम्मी कहती हैं एट मोस्ट 4 नींबू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 नींबू ले आना। तो मतलब आप उससे 4 से कम ला सकते हैं, लेकिन आप 4 से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो ये एट लीस्ट और एट मोस्ट का डिफरेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में स्कोर्स डेटा सेट यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले स्कोर्स डेटा सेट। तो स्कोर्स डेटा सेट में सीक्वेंस नंबर है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, टाउन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और उनके टोटल मार्क्स। फिर इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड, इफ काउंट 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू देयर मैथमेटिक्स मार्क्स, देन सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट फॉर ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि हमें ए और बी बताना है कि क्या होगा। और इसमें कह रहा है कि जो हमारा काउंट 2 है वो उन मेल स्टूडेंट्स को काउंट कर रहा है जिनके केमिस्ट्री मार्क्स मैथ्स से ज़्यादा हैं या तो इक्वल हैं। तो इसमें ए और बी में क्या आएगा, अब आप ध्यान से देखिए। मैंने लेक्चर 1 में बताया था स्टैट्स के कि और हमारा एक ऐड की तरह काम करता है, मतलब कि इसमें अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा। तो एल्स कंडीशन में जाने के लिए इन दोनों कंडीशंस को फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होना चाहिए मतलब कि इस कंडीशन से एकदम अपोजिट, मतलब कि जेंडर इसमें होना चाहिए फीमेल, मतलब ए की जगह फीमेल आना चाहिए, और बी की जगह केमिस्ट्री इज़ ग्रेटर देन मैथमेटिक्स है ना, तो केमिस्ट्री इज़ लेस देन मैथमेटिक्स आना चाहिए। केमिस्ट्री इज़ लेस देन मैथमेटिक्स आना है। और इसमें इक्वल टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री और मैथ्स का इक्वल हो गया और इसमें भी इक्वल हो गया तो दोनों कंडीशन सेम हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा कि जेंडर फीमेल हो जाएगा और मैथमेटिक्स जो है केमिस्ट्री से बड़ा हो जाएगा मार्क्स। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं
तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम तो एक PDF प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो 100% गारंटी है कि आप क्वालिफायर पास कर लेंगे बहुत ईजिली, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमारा स्कोर डेटा सेट यूज़ हुआ है। तो अब चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। तो ए में हमारा 100 है, बी में हमारा 100 है। अभी एल्गोरिदम क्या कह रहा है, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर कार्ड्स, ठीक है, रीड टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम टेबल 1, ठीक है, एक्स फिजिक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू ए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है बेसिकली कि हमें ए और बी देंगे क्या। तो इसको हम पहले तो ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम नंबर्स ले लेते हैं कि मान लीजिए पहला नंबर 90 है, दूसरा नंबर 80 है और तीसरा नंबर हमारा 97 है। देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, कि आप वीडियो को अगर छोड़ के जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी, इधर लिख लेते हैं ए। मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, ताकि हम जल्दी से एक ड्रैग पैड भी ले लें। बी, ये सेकंड लूप का बी है। तो पहले हमारा जब 90 जाएगा, तो मान लीजिए हमारा 90 एंटर करता है लूप में, तो ये यहाँ जाएगा पहले। तो 90 अभी 100 से छोटा है क्योंकि ए में 100 है, 90 हमारा 100 से छोटा है, तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो क्या हो जाएगा, बी में ए आ जाएगा और ए की वैल्यू इस समय क्या है 100, तो बी में हमारा 100 आ जाएगा जो कि पहले से था, और ए में हमारा 90 आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और यहाँ पे 90 चेक हुआ था, तो ए की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। फिर आते हैं 80 की तरफ। फिर 80 को हम देखते हैं। फिर 80 हमारा ए की वैल्यू क्या है, यहीं से देख सकते हैं आप 90, तो 80 हमारा 90 से छोटा है, तो अब क्या होगा कि बी में ए चला जाएगा। ए में क्या था 90, तो बी में चला जाएगा 90, और ए में क्या चला जाएगा, वो फिजिक्स के मार्क्स कितने थे 80, ठीक है, तो इसमें 80 चला जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हमारा 97, अब देखिए 97 क्या हो जाएगा कि गड़बड़ कर देगा, क्योंकि 97 हमारा ए में 80 है, तो 97 हमारा 80 से छोटा तो है नहीं, तो एल्स में जाएगा। फिर एल्स में 97 इज़ लेस देन 80 क्योंकि 90, क्योंकि बी की वैल्यू 90 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 97 हमारा कहीं नहीं जाएगा, तो 97 हमारा ऐसे ही कट हो जाएगा। फिर अब देखते हैं 60 हमारा क्या है कि 60 हमारा ए से छोटा है क्योंकि ए हमारा 80 है और 60 हमारा ए से छोटा है, तो क्या हो जाएगा कि बी की जगह ए आ जाएगा, मतलब कि बी की जगह 80 आ जाएगा, ठीक है, और 80 की जगह 60 आ जाएगा क्योंकि उसमें फिजिक्स के मार्क्स हैं। और फिर ये भी हम काट देंगे। फिर 70 देखिए, 70 इज़ द गेम चेंजर हेयर, क्योंकि 70 में अगर आप देखें तो 70 हमारा ए से छोटा हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, तो हम इसे एल्स में ले जाएंगे। एल्स में ले जाने के बाद हम देखेंगे कि बी हमारा 80 है और फिज़िक्स मतलब एक्स मार्क्स जो है 70 हैं, तो यहाँ पे 70 छोटा हो रहा है बी से, तो ये क्या होगा कि बी में अब ये फिज़िक्स मार्क्स को अपडेट कर देगा जो कि 70 है, तो ये सेकंड लूप में बी की वैल्यू 70 हो जाएगी जो कि पहले 80 थी। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ए हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है और बी हमें सेकंड मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू से एक ज़्यादा वाली वैल्यू। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा जो कि है ए इज़ द मिनिमम फिज़िक्स मार्क्स एंड बी इज़ द सेकंड मिनिमम फिज़िक्स मार्क्स। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में लाइब्रेरी डेटा सेट यूज़ हुआ है, तो एक बार हम लाइब्रेरी डेटा सेट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी डेटा सेट है, इसमें सीक्वेंस, नेम, ऑथर, जेनर, लैंग्वेज, पेज, पब्लिशर, ईयर, ये इतना डाटा गिवन है।
तो इसमें कह रहा है काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल 1, ठीक है, मूव x टू टेबल 2, ठीक है, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो y इन टेबल 1, इफ़ वेरीफाई पेयर x, y काउंट इज इक्वल। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये x, y वेरीफाइड पेयर बन रहे हैं तो, और इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि मतलब x का जेनर और y का जेनर अगर सेम है, मतलब उनकी टोन सेम है, और x लैंग्वेज, इन सब का मतलब मैंने ये सब जो हैं इनका सबका मतलब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इस डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कि ये इसके जो इधर लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो वैल्यूज़ लिखी हैं दोनों इक्वल होनी चाहिए, और नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जो लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या है कि वो बुक के पेयर जिनका जेनर तो सेम हो लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट हो, ठीक है, तभी वो ट्रू आएगा। तो इसमें पूछा है कि हमें काउंट क्या बता रहा है, तो काउंट हमें बता रहा है कि वो बुक्स जिनका जेनर सेम है पर लैंग्वेज डिफरेंट है। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ बुक्स बुक पेयर है दैट हैव द सेम जेनर बट आर इन डिफरेंट लैंग्वेज। देखा, यही आंसर रहा हमारा। और भी हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बुक्स पेयर दैट हैव सेम जेनर एंड लैंग्वेज, सेम जेनर एंड लैंग्वेज तो नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज में नॉट इज इक्वल टू लगा है, तो इसलिए वाला ऑप्शन गलत है। तो आप इसको पॉज करके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में वर्ड्स डेटा सेट यूज़ हुआ है। अब नज़र डालते हैं वर्ड्स डेटा सेट पे। तो ये है हमारा वर्ड्स डेटा सेट। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, कंसीडर द प्रोसीजर वी काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वॉवेल्स, प्रोसीजर सी काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इसमें जो वी काउंट है वो वॉवेल्स रिटर्न कर रहा है और जो सी काउंट है वो हमारा कॉन्सोनेंट रिटर्न करना है। सिंपल सी बात है। इसमें लिखा है काउंट इज इक्वल टू 0, तो काउंट को 0 से इनिशलाइज कर दिया है। और Q इज़ इक्वल्स टू ट्रू, Q यहाँ पे ट्रू दे रखा है पहले से ही। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रो, जब तक टेबल 1 में रोज़ हैं। रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल 1, मूव x टू टेबल 2 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज। रीड द फर्स्ट रो y इन टेबल 1, मूव y टू टेबल 3 इफ़ वी काउंट x इज़ नॉट इक्वल टू वी काउंट y। मतलब कि जो x मतलब जो x जो फर्स्ट रो है उसका अगर जो वो है वॉवेल है वो दूसरे रो के वर्ड के वॉवेल से इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्यू फॉल्स आ जाएगा। और अगर काउंट अगर कॉन्सोनेंट भी दोनों के नहीं इक्वल हैं एक्स और वाई वर्ड के, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई एक्स लेटर है कोई वाई लेटर है, तो उन दोनों के लेटर मीन्स वर्ड है और वाई वर्ड है, तो इसके वॉवेल से इक्वल नहीं होने चाहिए और इसके कॉन्सोनेंट भी इसके कॉन्सोनेंट से इक्वल नहीं होने चाहिए। और अगर क्यू ट्रू आया, क्यू हमारा ट्रू आया, तब ये हमारा काउंट प्लस 1 होगा। तो ये दोनों फॉल्स है। ट्रूथ तो तभी आएगा ना जब इन दोनों के वॉवेल्स इक्वल होंगे और क्या इक्वल होगा, कॉन्सोनेंट भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर इसलिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल पे फॉल्स दे रहा है, नॉट इक्वल पे फॉल्स दे रहा है, पर यहाँ क्यू में हमें पहले से बता रखा है कि क्यू ट्रू होना चाहिए। तो क्यू तो ट्रू तभी होगा ना जब ये कंडीशंस मैच नहीं करेंगी, ये मैच नहीं करेंगी। तो मैच जब नहीं करेंगी इसका मतलब वॉवेल सेम कॉन्सोनेंट सेम, सिंपल सी बात है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। बस आपको क्या करना है, मैं जो ये करा रहा हूँ इसको आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी PDF का भी लिंक दे दूँगा, आप उसे भी कर लीजिएगा, तो आप 100% क्वालिफायर मतलब आप कर लेंगे। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है या फिर आपके पास EWS है तब तो आपके लिए और अच्छा है। अब ये चलते हैं, इसमें क्या करना है, हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है ये, जैसे हम बचपन में करते थे मैच द फॉलोइंग। बस इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें एक आंसर मतलब एक जो है आंसर कई क्वेश्चंस का हो सकता है। तो अब चलते हैं 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 और 2 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि
2 जो है हमारा 2 के मतलब 2 को हम 2 से ही इनिशलाइज़ कर दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम 2 को 2 से ही कैसे इनिशलाइज़ कर सकते हैं, या फिर इधर कोई वेरिएबल होता, फिर बीच में और लगा है, और का क्या मतलब होता है प्लस, प्लस मतलब अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा। 2 इज़ ग्रेटर देन 3 ये भी फॉल्स है, तो एक तो ये चीज़ गलत यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे भी जो है गलत लिखा हुआ है कि 2 जो है 3 से बड़ा है, तो ये एक तो इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। आप 1 को 1 के इक्वल कर सकते हैं, इक्वल भी नहीं है, ये तो इनिशियलाइजेशन है, आप 1 को 1 ही कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ, तो हमारा ए का हो जाएगा 1। फिर चलते हैं बी की तरफ, 2 डबल इज इक्वल, आप देखिए 2 डबल इज इक्वल्स टू 2 सही होगा, क्योंकि इसमें डबल इज इक्वल टू में क्या आता है कि जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, तो ये चीज़ ठीक है हमारा। एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो जाएगी और ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, पर एंड हमारा मल्टीप्लाई की तरह होता है, तो ये ट्रू तभी देता है जब दोनों ट्रू होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, क्योंकि एक ट्रू दे रहा है और एक फॉल्स दे रहा है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, मतलब बी का हमारा हो जाएगा बी का 3। फिर सी, 2 डबल इज इक्वल टू 2, तो ये बिल्कुल सही है, और 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। पर और आपको पता है प्लस की तरह काम करता है, अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा, तो सी का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सी का 2 कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 प्लस ये, तो ये कैरेक्टर है, तो ये डायरेक्टली प्लस नहीं हो सकता, या फिर ये कॉनकैट ऑपरेटर होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है ये, तो ये दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देता है, अगर यहाँ पे भी ऐसे होता तो। अदरवाइज़ इसमें तो आपका वो ऐड होना चाहिए, इसके हर लेटर का और हर अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड का एक वो होता है, स्काई कोड होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो इसमें ऐड होता, तो ये हमारा गलत ही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो डी है ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि इससे कोई हमें जो आउटपुट यहाँ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हमारा डी का 1 हो जाएगा। और ई, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें 2 कंडीशन दी है, 2 क्या 2 से बड़ा है और उसके इक्वल है, तो बड़ा तो है नहीं पर इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ई का 2। तो अब चेक करते हैं, ए का 1, ये हमारा आंसर सही है, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 1 और ई का 2, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें फिर स्कोर्स डेटा सेट यूज़ हुआ है। अब एक नज़र डालते हैं हम स्कोर्स डेटा सेट पे। स्कोर्स डेटा सेट कुछ ऐसा होगा, अब आप लोग डेटा सेट से आप काफ़ी यूज़ टू हो गए होंगे, तो अब आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं हैं। स्कोर्स डेटा सेट, फिर इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, A is equals to 0, B is equals to 0, while table 1 has more rows, read the first row X from table 1, flag is equals to false if gender is equals to female and X total are greater than X total is greater than 250, flag is equals to true if not flag। if not flag का यहाँ क्या मतलब है, if not flag का यहाँ मतलब यहाँ flag अगर true दे रहा है तो मतलब यहाँ false होना चाहिए, तो A इज इक्वल्स टू A प्लस 1 हो जाएगा, और X टोटल ग्रेटर देन 250, तो B इज इक्वल्स टू B प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, A रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर एट मोस्ट 250। एट मोस्ट मतलब क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है कि A उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका जो है स्कोर एट मोस्ट 250। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इस एट मोस्ट के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू कंडीशन होनी चाहिए 250, पर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो इसलिए एट मोस्ट वाली कंडीशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। B रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। तो हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए B काउंटर तभी बढ़ रहा है जब टोटल स्कोर ग्रेटर देन 250 है,
तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। तो इसमें किसी जेंडर का नहीं बताया ना, इसमें देखिए स्पेशली मेल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल था और यहाँ पे नॉट फ्लैग, मतलब जब ये फॉल्स होगा, जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तब यहाँ पे वैल्यूज़ तब यहाँ पे काउंटर्स बढ़ेंगे ए के और बी के। तो यहाँ पे जेंडर नहीं गिवन है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इन लाइन 8 इफ़ वी रिमूव नॉट फ्रॉम इफ़ कंडीशन, in number 8 if we remove not from if condition, then A represents the number of male students and number of female students whose total marks are greater than। तो इसमें कह रहा है कि जब हमारा यहाँ पे नॉट हट जाएगा, यहाँ से हमारा नॉट हट जाएगा, तब हमारा क्या A जो है मेल स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ़ फीमेल स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या मेल और फीमेल दोनों का बताएगा? नहीं, तब वो सिर्फ फीमेल का बताएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको ऐसी फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम इस चैनल पे क्वालिफायर से पहले चारों सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस अपलोड कर देंगे, जिसे आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और जो नीचे PDF गिवन रहेगी, अगर आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वालिफायर में होना कन्फर्म हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग शॉपिंग बिल डेटा सेट। शॉपिंग बिल डेटा सेट कहाँ है हमारा? तो ये रहा हमारा शॉपिंग बिल डेटा सेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए कैप्चर्स लोएस्ट प्राइस अक्रॉस ऑल आइटम परचेज फ्रॉम बिग बाज़ार। तो इसमें कह रहा है कि ए हमारा क्या बता रहा है, क्या कैप्चर कर रहा है कि जो आपके बिल में से जो लोएस्ट प्राइस का आइटम है उसको कैप्चर कर रहा है, और वो कहाँ से होना चाहिए? बिग बाज़ार से होना चाहिए। बट द सूडो कोड मे हैव मिस्टेक्स इन वन और मोर लाइन्स। तो इसमें एक प्रोग्रामर ने एक कोड लिखा है जिससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई आदमी कोई पर्सन जो है वो बिग बाज़ार से शॉपिंग कर रहा है, तो जो लोएस्ट परचेज है उसकी, मतलब उसमें बिल में जो सबसे कम का आइटम है वो कौन सा है। तो अब हमें ये कह रहा है कि इसमें कोई गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपको इसमें गलतियाँ सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी गलती हो सकती है। पहले तो A is equals to 0 while pile 1 has more cards. Read the top of card X in pile 1. X shop name double is equals to Big Bazaar. Temp is equals to find items if temp is greater than A। तो इसमें पहली गलती यहाँ पे हमें यहाँ मिल जाती है, क्योंकि A हमारा क्या बता रहा है? A हमारा ये हमारा लोएस्ट प्राइस वाला बता रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर मिनिमम प्राइस चाहिए तो आपको उसको मैक्सिमम पे सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको 0 से सेट नहीं होगा, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उससे सेट करना पड़ेगा। मैंने आपको लेक्चर 2 में इसके लेक्चर 2 में मैंने आपको बता रखा है, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो इसमें पहले तो गलती फर्स्ट लाइन में हो जाएगी, क्योंकि इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ ए है, ए की इनिशियलाइजेशन गलत है। और दूसरी गलती देखिए लाइन 6 में है, लाइन 6 में है, क्योंकि ये टेम्प ग्रेटर देन ए है। तो ये टेम्प ग्रेटर देन नहीं, टेम्प जो है लेस देन होगा ए, क्योंकि ए हमारा मिनिमम वैल्यू बता रहा है। तो ए हमारा टेम्प लेस देन हो जाएगा, टेम्प लेस देन ए हो जाएगा। फिर लाइन 14 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ मिन प्राइस, लाइन 14। अब मिन प्राइस हमारा 0 से किया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मिनिमम में मैक्सिमम का इनिशियलाइज़ करना और मैक्सिमम में मिनिमम का इनिशियलाइज़ करना है, इसलिए इसका भी इनिशियलाइजेशन गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये इस कोर्स डेटा सेट का यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे एक हाइपोथेसिस एज्यूम की जा रही है कि जिन बच्चों के टोटल मार्क्स 180 से ज़्यादा हैं उनके हर सब्जेक्ट में मार्क्स 60 से बड़े होंगे, 60 से ज़्यादा होगा या 60 के इक्वल होगा। तो वही हमें यही इस कोड में लिखा हुआ है कि एक्स टोटल इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमें वो कोड लिखना है कि जिससे पता चल जाए कि कितने बच्चों का
नंबर जो है हर सब्जेक्ट में 60 है या 60 से ऊपर है, तो पहले तो सब कंडीशंस के बीच में एंड आएगा, क्योंकि सारी कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा। और इसमें फैक्ट ट्रू दिया है कि हमें फैक्ट ट्रू कैलकुलेट करना है। कैसे करना? काउंट पर सब्जेक्ट अपॉन काउंट ओवरऑल। काउंट ओवरऑल का यहाँ ये मतलब है कि वो बच्चे जिनका 180 से ज़्यादा है, और काउंट पर सब्जेक्ट मतलब वो बच्चे जिनका 180 से भी ज़्यादा है और उनका हर सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज़्यादा है। तो अब इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये वाली कंडीशन अब क्यों ट्रू होगी? क्योंकि इसमें एक तो पहले तो बीच में एंड लगा है, तो आप और वाले सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दिए। यहाँ पे और है तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे काउंट ओवरऑल को बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। काउंट ओवरऑल बाहर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि काउंट ओवरऑल की कंडीशन तो यहाँ चेक ही हो चुकी है। अगर हम इसको काउंट ओवरऑल को काउंट पर सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर देंगे तो जिनके 60 से ज़्यादा नहीं आए होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनका तो पर उनका 180 से ज़्यादा आया रहेगा, तो काउंट ओवरऑल में काउंट ही नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें ब्रेसेस के बाहर लिखनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है और ये ऑप्शन अब बचा ये ऑप्शन। अब इसमें हमें देखना है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट ओवरऑल अंदर लिखा हुआ है। काउंट ओवरऑल में अगर आप वो बच्चे एंटर कर देंगे जिनके हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट ट्रू का फॉर्मूला ही डिफरेंट है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। तो इसमें कह रहा है कि एम लिस्ट की क्या वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं। तो एम लिस्ट में क्या जा रहा है? एम लिस्ट प्लस प्लस, इसको प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? अपेंड कर रहे हैं। इसको हम मतलब होता है अपेंड। इसको हम एक और चीज़ कह सकते हैं कॉन्कैट। इसको हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो एम लिस्ट में क्या प्लस हो रहा है? मतलब लिस्ट में क्या ऐड हो रहा है? लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट मतलब अगर आप इस लिस्ट में जाएंगे तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या होने वाला है? 210। वैसे ही हर लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या है? 198। इसका 188। तो हमारी इसी की लिस्ट हमारी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में हमारा कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट। इसमें फिर से पूछा है कि हमारे एम लिस्ट की क्या वैल्यू होगी। तो एम लिस्ट हमारे यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया गया है, मतलब इसको खाली स्क्वायर ब्रेसेस दे दिए गए, मतलब अभी ये लिस्ट एम्प्टी है। फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट, तो ये हमारे एक लूप की तरीके से काम कर रहा है कि ये हर एलिमेंट्स के थ्रू जा रहा है, मतलब हर एलिमेंट्स को देख रहा है। तो एम लिस्ट में क्या अपेंड हो रहा है? लास्ट इनिशियल एलिमेंट। अब देखिए आपको इसमें हमेशा सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करना है। तो अंदर वाले ब्रैकेट का क्या मतलब है? इनिशियल। इनिशियल क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट को हटा के पहले के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको कंसिडर कर लेता है। तो हमारे सारे लिस्ट से 78, 91, 77, 78 और 89 ये हट जाएगा क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। फिर ये क्या कह रहा है? लास्ट एलिमेंट। फिर ये कह रहा है कि हमें लास्ट एलिमेंट हटाना है। तो अब हमें इसमें से लास्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा? 210, 198, 188, 173, 240। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 210, 198, 188, 173 एंड 240। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें एक नेचुरल नंबर्स का वो दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का एक लिस्ट दिया हुआ है 1 से लेके 50 तक। तो इसमें हमें कह रहा है कि काउंट, एग्जीक्यूशन के लास्ट में काउंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो काउंट, चलिए देखते हैं। काउंट यहाँ 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। a इज इक्वल्स टू सम लिस्ट। तो अब यहाँ पे एक सम लिस्ट नाम का फंक्शन है। तो हमें जानना पड़ेगा कि ये सम लिस्ट कर क्या रहा है आखिर में। तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक का कोड कंसीडर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि सम लिस्ट आखिर में कर क्या रहा है। प्रोसीजर सम लिस्ट x, आउट लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। तो आउट लिस्ट को हमने स्क्वायर ब्रेसेस से इक्वेट कर दिया है, मतलब इसको एम्प्टी लिस्ट एक बना दी है। अब इसमें चीज़ें हम भरेंगे।
न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू एक्स। अब इस एक्स में हम हमारा नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 50 तक। तो वाइल लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक हमारा न्यू लिस्ट का लेंथ वो 0 से बड़ा है, हमारा आखिर में हमारा न्यू लिस्ट का लेंथ है क्या, हमारा न्यू लिस्ट का लेंथ 50 है, क्योंकि इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी लेंथ 50 होगी। तो हमारा 50 अभी 0 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो हम आउटलिस्ट में क्या करेंगे, आउटलिस्ट में हम फर्स्ट न्यू लिस्ट का ऐड कर देंगे, मतलब कि इसमें हम वो फर्स्ट मेंबर ऐड कर देंगे आउटलिस्ट का। आउटलिस्ट में हम फर्स्ट न्यू लिस्ट का मेंबर ऐड कर देंगे। तो न्यू लिस्ट में हमारा 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमारे यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारा आउटलिस्ट में इस समय अब ये एम्प्टी नहीं रहा, अब इसमें हमारा एक एलिमेंट आ चुका है, दैट इज़ 1। फिर हमारा न्यू लिस्ट पे जाएगा। न्यू लिस्ट, अब हमारी न्यू लिस्ट अपडेट हो रही है। न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू रेस्ट न्यू लिस्ट। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो रेस्ट मतलब पहला छोड़ के बाकी के सारे ले लेंगे। तो एक रेस्ट में इतना आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रेस्ट भी है, मतलब एक और एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये हमारा यहाँ 3 से लेके 50 तक आ जाएगा। तो यहाँ हमारे 2 एलिमेंट्स कम हो गए। तो अब आप बताइए न्यू लिस्ट का लेंथ क्या हो जाएगा। हाँ, न्यू लिस्ट का लेंथ 48 हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 एलिमेंट्स कम हो गए हैं। आपको समझ आ गया होगा। तो अब न्यू लिस्ट में हमारे 48 एलिमेंट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 3 to 50। तो अब हम फिर से चेक करेंगे कि 48 क्या 0 से बड़ा है, हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है। आउटलिस्ट इज इक्वल्स टू, अब हम आउटलिस्ट में और क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द न्यू लिस्ट। तो हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ न्यू लिस्ट ऐड कर रहे होंगे। तो हमारी जो न्यू लिस्ट है वो तो अपडेट हो चुकी है, वो कहाँ से 3 से लेके 50 तक है। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है न्यू लिस्ट का वो निकल जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि ये 0 ना हो जाए। तो ये इसका मतलब ये क्या दे रहा है, इसका मतलब ये दे रहा है ऑड नंबर्स। फिर ये 3 के बाद आपको 5 देगा, फिर 7 देगा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर्स दे रहा है। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि प्रोसीजर सम लिस्ट हमें ऑड नंबर्स दे रहा है। तो अब चलिए चलते हैं, हमें अब इतने कोड का हमें अब काम नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सम लिस्ट क्या कर रहा है आखिर में। अब ए हमारे सम लिस्ट को बुला रहा है कि भाई तुम मुझे ये काम करके दो और मैं तुम्हें नेचुरल नंबर की लिस्ट देता हूँ। तो ए में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, ए में हमारा स्टोर हो जाएगा नंबर ऑफ मतलब ऑड नंबर से स्टोर हो जाएंगे फ्रॉम 1 to 50। तो हमारा बी क्या कह रहा है, सम लिस्ट को दे रहा है रेस्ट एन लिस्ट, मतलब एन लिस्ट में से पहला एलिमेंट हटा के दे रहा है। कह रहा है कि भाई तुम्हें 2 से 50 तक का एलिमेंट मैं दे रहा हूँ इसको, सम लिस्ट को, और तुम मुझे आउटपुट निकाल के दो कि क्या आ रहा है। तो अब आप ये बताइए, जब हमारा 1 निकल जाएगा तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये ऑल्टरनेट नंबर्स ले रहा है, जैसे 1 2 3, 2 छोड़ा 3 लिया, 4 छोड़ा 5 लिया, 6 छोड़ा 7 लिया। तो अब जब पहला हट गया है तो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तब ये हमारा 2 से स्टार्ट करेगा ऑल्टरनेट लेना, मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हमारा 3 छूटेगा, 4 हो जाएगा, 5 छूटेगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो इवन नंबर्स हैं, जो हमारे इवन नंबर्स हैं उनको ये ले रहा है। तो हाँ, इससे क्या पता चलता है कि हमारा बी लिस्ट में इवन नंबर आ रहा है, ए में ऑड नंबर आ रहा है, सिंपल। फिर हमने 2 लूप चलाए, फॉर ईच वाई इन ए, मतलब कि सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट्स जेड के इन बी। और अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन आ रहा है तो हमारा काउंटर प्लस हो जा रहा है। पर मैं एक चीज़ बताऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट है ऑड टर्म्स की, एक लिस्ट है इवन टर्म्स की, तो इसमें 2 एलिमेंट्स कभी इक्वल आ ही नहीं सकते। तो इसमें हमें बताना है कितने हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाई 0। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So this is the next question. Consider the procedure given below. L1 and L2 are the two lists and L is equals to eliminate L1, L2. ठीक है, then answer the following questions. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक प्रोसीजर है जो एलिमिनेट कर रहा है L1 L2 को। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि L1 में हम कुछ नंबर रैंडमली स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम L1 में क्या ले लेते हैं,
L1 में हम ले लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा माउस से कर रहा हूँ। अभी हम 2, 5 और 6 हमने ले लिया है। फिर हम L2 में भी कुछ ले लेते हैं थोड़ा सा। L2 में हम ले लेते हैं 3, 4। मैं बिल्कुल रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, कोई भी इसमें वो नहीं है, जो मेरे मन में आया मैंने ले लिया। क्योंकि अगर हमको कुछ नहीं दिया है तो हमें कुछ लेना पड़ेगा ताकि हम उसका आउटकम निकाल सकें, ड्राई रन कर सकें। तो फाउंड को हमने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया है। फॉर ईच आई इन L1, मतलब कि L1 से हम गो थ्रू हो रहे हैं। फॉर ईच जे इन L2, हम हर एक एलिमेंट से गो थ्रू हो रहे हैं जो L2 में है। इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, सो फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि अगर इसका और इसका एलिमेंट एक भी मिल जाता है तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम फाउंड को अगर नहीं मिल रहा है तो हम L3 में क्या करेंगे, जो L3 हमारा एम्प्टी था उसमें हमारा आई ऐड कर देंगे, मतलब L1 लिस्ट L1 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और फाउंड को हम फॉल्स कर देंगे, फिर से फॉल्स कर देंगे। तो अब इसमें कह रहा है कि तो अब इसमें हमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ L2 एंड नॉट प्रेजेंट इन L1। तो ये L2 के सारे एलिमेंट्स ले रहा है, नहीं ये तो I ले रहा है ना, सारे एलिमेंट्स L1 के हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2, तो ये हमारा सही लग रहा है। फिर आगे के भी पढ़ लेते हैं। इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू L1 L2, कॉमन तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट विल कंटेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन L1 और L2 बट नॉट बोथ, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रिप्ले करके भी एक बार ज़रूर देखिएगा तो आपको और अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 5 आ चुका है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस भी नहीं डिस्कस करेंगे, हम 5 या 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका क्वालिफायर क्विज 2 आराम से हो जाएगा, कोई इतना बड़ा टास्क है नहीं। और बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नोट्स को फॉलो करते रहिए, बाकी कोई इतना बड़ा टास्क है नहीं। सो व्हाट इज़ द फॉलोइंग। और अगर कुछ लोगों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मैंने देखा कमेंट में कि कह रहे हैं लोग कि भैया मुझे कंप्यूटेशनल थिंकिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, और ये वीडियो मैं फ्लैश कर देता हूँ स्क्रीन पे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पाइथन का एक छोटा सा 3-4 घंटे का कोर्स है अपना कॉलेज की तरफ से, और आप कर लीजिए इसको, और फिर उसके बाद आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग की एबिलिटी इन्हांस हो जाएगी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ऑलवेज करेक्ट, इट इज़ अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा इसी क्वेश्चन से बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमारा लेंथ L1 माइनस लेंथ L2 इज इक्वल्स टू लेंथ L। तो L1 माइनस L2 हमारा L के बराबर कह रहा है, तो L1 माइनस L2 हमारा L के बराबर बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। L1 हमारा L1 L2 ये 3 है, ये भी 3 है, अगर हम 3 माइनस 3 कर दें तो हमारा 0 आ जाएगा, और वो L के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर क्या कह रहा है, L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2, तो ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू L, हाँ ये सही है, क्योंकि L1 आपका हमेशा L से बड़ा होगा, क्योंकि L में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि सिर्फ I में है, मतलब कि L1 में है, जो कि सिर्फ L1 में है। तो जो हमारी लिस्ट बनेगी उसमें सिर्फ L1 के एलिमेंट्स आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि सारे इक्वल हो सकते हैं, मतलब L1 L2 इक्वल हो सकता है, पर या तो वो बड़ा होगा या आउटपुट से, या तो आउटपुट से वो इक्वल होगा बस। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा एस है वो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ रोज़ है, मतलब कि ये वो कार्ड नंबर से स्टोर कर रहा है जिसमें बच्चों के एटलीस्ट 75 से ज़्यादा आए हैं एक सब्जेक्ट में, मतलब कि दो में भी आ सकते हैं पर एटलीस्ट ना कम से कम एक में 75 से ज़्यादा आए हैं, तो वो एस में स्टोर कर रहा है। तो इसमें बताना है कि जो वेरिएबल काउंट है वो हमें आखिर दे क्या रहा है, मतलब वो हमें क्या काउंट करके दे रहा है। तो यहाँ काउंट को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। While table 1 has more rows, read the first row x in table 1 for each c in s। इसका क्या मतलब हुआ? For c in s मतलब कि जो s में कार्ड नंबर्स स्टोर हैं, तो वो बार बार, जैसे मान लो यहाँ पे 1 स्टोर है, यहाँ पे 2 स्टोर है, यहाँ पे 3 स्टोर है, ठीक है, और ये एस में स्टोर है, मतलब ये वो बच्चे हैं, कार्ड नंबर उन बच्चों का कार्ड नंबर है जिनके या फिर एक भी सब्जेक्ट में, एक आध सब्जेक्ट में 75 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं एक सब्जेक्ट में। तो वो एस क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, इन एस में से एक एक कैरेक्टर्स को बार बार निकाल के इस इफ़ को दे रहा है, ठीक है। तो अब इफ़ एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर डबल इज इक्वल्स टू सी, तो अब हमें सीक्वेंस नंबर एक टेबल से उठाना है। तो यहाँ से सीक्वेंस नंबर अगर इस सी से मैच हो जा रहा है, अगर 1 और 1 इक्वल हो जा रहा है, मतलब हमारे कार्ड नंबर और जो एस में कार्ड नंबर था और जो हम कार्ड नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टेबल में से, वो अगर इक्वल हो जाता है तो फिर ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा। तो अगर मैथमेटिक्स का स्कोर 75 से कम है और फिजिक्स का भी स्कोर 75 से कम है, मतलब इसमें दोनों का स्कोर 75 से कम होना चाहिए, तभी काउंट बढ़ेगा, वरना काउंट नहीं बढ़ेगा। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शन पहला कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर लेस देन 75 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। एक बार इसको हम होल्ड में डालते हैं, फिर पढ़ते हैं। देखिए, आपको सारे ऑप्शन ज़रूर से पढ़ने हैं, भले आपको लगे कि हाँ ये सही है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, क्योंकि भाई ये अगर देखा जाए तो ये लेस देन 75, फिजिक्स 75, तो ये तभी इसमें आएगा इस कंडीशन में जब हमारा केमिस्ट्री ही मतलब ज़्यादा होगा, तभी तो इस कंडीशन में आया। तो इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट मोर। अब ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट आंसर दे रहा है, ठीक है। आंसर ये भी सही है कि ये वो स्टूडेंट्स बता रहा है जिनका 75 बोथ मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 75 से कम आया है। ये भी सही बता रहा है कि उन बच्चों का है जिन्होंने 75 ज़्यादा लाया है केमिस्ट्री में 75 से ज़्यादा। तो पर ये हमारी दोनों चीज़ें बता रही है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देखिए, सही भी ऑप्शन सी ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि वो डेटा सेट आप खोल के रखिए ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए, इसमें वर्ड्स डेटा सेट आया है, तो अब हम पहले वर्ड्स डेटा सेट ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द words table assuming that the rows in table 1 are sorted in the increasing order of the sequence number. What does the list L contains at the end of execution? तो हमें बताना है कि जो लिस्ट L है इसमें आखिरी में क्या स्टोर हो रहा होगा। A में हमने नन स्टोर कर ही लिया है। रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल 1, तो हमें फर्स्ट रो टेबल 1 की x देखना है। फिर उसके बाद A इज इक्वल्स टू एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच, तो हमें जो पहला रो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमारा ए में स्टोर हो रहा होगा। फिर मूव एक्स टू टेबल 2 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज़, जब तक टेबल 1 में रोज़ हैं। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ़ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच डबल इज इक्वल्स टू नाउन। अगर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आ रहा है और जो हमने ए इसके पहले नाउन के पहले में जो हमने ए लिया था वो अगर एडजेक्टिव है, मतलब कि ए में हमारा एडजेक्टिव स्टोर हो गया, मान लीजिए हमारा ए में एडजेक्टिव स्टोर हो गया है, फिर ये आगे लूप चला, फिर एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच हमने दूसरे में से एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच निकाली, तो अगर वो दूसरे वर्ड की नाउन आई और फिर हमने चेक किया कि क्या ए हमारा जो इसके पहले वाला वर्ड था उसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या वो एडजेक्टिव थी, तो अगर वो थी तो हमारा एल में वो वर्ड ऐड हो जाएगा। तो एल हमें क्या दे रहा है, और एल हमें क्या दे रहा है, एल हमें वो वर्ड्स दे रहे हैं जिसका जो है द लिस्ट ऑफ नाउन्स डैट कम इमीडिएटली आफ्टर एन एडजेक्टिव, मतलब हमें वो नाउन्स दे रहा है जो एडजेक्टिव के तुरंत बाद आ रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव पहले हमारा ए में स्टोर हो चुका था, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन चेक हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले एडजेक्टिव आया और उसके बाद नाउन आ गया,
तब क्या किया, लिस्ट एल ने उस वर्ड को स्टोर कर लिया। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि डी हमारा एक नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है। तो हमें इसमें से ऑप्शंस चूज़ करने हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शंस एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। तो लेट ए बी द की ऑफ डिक्शनरी डी, देन ए इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो हमारा इसमें कह रहा है कि अगर हमारा ए की है कोई डिक्शनरी डी का, तो हमारा जो की होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। तो अगर हम एक बच्चा जिसका नाम अंकित है, अगर उसका नंबर स्टोर करते हैं, तो जो हमारा अंकित नाम का बच्चा है वो हमारा की हो जाएगा। पर यहाँ पे की तो स्ट्रिंग टाइप है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि की हमारा हमेशा इंटीजर होता है, पर वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर हो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फॉर की ए एंड बी इफ़ इन डी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। मतलब मान लीजिए अगर हम अंकित को ए ले लें और ये दूसरा बच्चा है, इसको हम मान लेते हैं सूर्यांश है, इसको हम ले लेते हैं बी। तो इसमें कह रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो हम आपको दिख ही रहा है कि ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देन डी ए, तो फिर की ए को बुलाया गया, मतलब अंकित को बुलाया गया तो 90 देगा, तो और की बी को बुलाया गया तो 99 देगा। तो कह रहा है कि ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि नाम हमेशा यूनिक हो सकते हैं। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है कि की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। पर जो उसका आउटपुट आ रहा है, मतलब कि जो उसके नंबर स्टोर हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर फॉर की ए एंड बी इन डी ए नॉट इक्वल टू बी इज़ ऑलवेज ट्रू। तो इसमें कह रहा है कि ए, तो इस ऑप्शन में कह रहा है फॉर की ए एंड बी इन डी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी हमारा क्या हमेशा इक्वल नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू होगा। तो हाँ बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया कि की हमेशा यूनिक होता है, मतलब कि दो अंकित सेम मार्क्स सेम सब्जेक्ट में नहीं आ सकते ना, तो इसीलिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है लेट डी इज़ इक्वल्स टू ए, ए हमारी की है जिससे 5 आ रहा है, बी की है जिससे 4 आ रहा है, सी की है जिससे 6 आ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम D4 को कॉल करेंगे तो क्या हमें B मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। अगर तुम्हें 4 चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें DB को कॉल करना पड़ेगा। तो जब तुम DB को कॉल करोगे, क्योंकि यहाँ की B है, तो B को कॉल करोगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, हमारे 1K सब्सक्राइबर बहुत नज़दीक है हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में भाई बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। तो एफ़र्ट्स की रिस्पेक्ट करते हुए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक छोड़ के जाइएगा, जिससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। में हमें कह रहा है कि हमें अल्फ़ाडिक टी की वैल्यू बतानी है कि अल्फ़ाडिक टी में हमारा क्या वैल्यू आएगा। तो अल्फ़ाडिक टी में हमारा ये स्टोर है, तो ये रही हमारी डिक्शनरी। तो इसमें की टी इसका वैल्यू 2, की सी का वैल्यू 1, की ए का वैल्यू 1, की एस का वैल्यू 0। अब इसमें अल्फ़ाडिक्ट में अपडेट हो रहा है और इसमें 2 हम अपलोड डाल रहे हैं, जेड और अल्फ़ाडिक्ट, और प्रोसीजर अपडेट डिस्क में भी हम जेड और डिक्ट दे रहे हैं। जेड ये हमारा वर्ड रिलक्टेंट है और डिक्ट हमारा ये डिक्शनरी है। फिर इसमें आई को हमने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया और जेड को हमने टी से इनिशियलाइज़ कर दिया है। वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जेड लेटर काउंट, तो हमारा जेड लेटर काउंट क्या हो जाएगा, जो ये रिलक्टेंट वर्ड है इसमें जितने लेटर्स हैं वो लेटर काउंट कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स इज़ इक्वल्स टू लेटर काउंट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हमारे 9 नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं। तो हमारा ये लूप 9 टाइम्स चलेगा। तो हमारा आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू हमारी 1 इज़ लेस देन 9 है, तो ठीक है ये तो ट्रू है, तो हमारा यहाँ जंप कर जाएगा। x इज इक्वल टू फर्स्ट वर्ड ऑफ z, तो हमारा x में क्या स्टोर हो रहा है कि जो ith वर्ड है, ith आई में क्या स्टोर है, फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट वर्ड हमारा z में x में स्टोर है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, r है। फिर यहाँ पे चेक करेगा इफ़ नॉट इसकी डिक्ट
कॉमा एक्स। तो इसकी फंक्शन हमारा क्या करता है, इसकी फंक्शन हमारा ये करता है कि अगर इस डिक्शनरी में ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ये चीज़ बताता है। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये कह रहा है कि क्या डिक्ट में एक्स नहीं प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल हाँ, आर हमारा इसमें नहीं प्रेजेंट है अल्फ़ा डिक्ट में, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो डिक्ट एक्स इज इक्वल्स टू ये 1 से 1 कर देगा डिक्ट एक्स को, हमारा मतलब ये जो एक्स था आर को यहाँ पे ऐड कर देगा, यहाँ पे इस अल्फ़ा डिक्ट में आर को ऐड कर देगा। फिर उसके बाद आई हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो I2 हो जाएगा तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड आ जाएगा। तो ऐसे ही करते करते हमें टी का चाहिए, तो हम 1 2 3 4 5 6 पे जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ 6 वर्ड आएगा, मतलब 6 लेटर ऑफ जेड वर्ड, तो यहाँ पे 6 लेटर क्या होगा, टी होगा। तो अब यहाँ पे चेक करेगा, तो यहाँ पे जो डिक्ट में टी आ जाएगा, यहाँ देखिए टी आ जाएगा। तो ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, इस कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई है। तो ये एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में क्या है कि जो वैल्यू है टी की वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी हमारा की रह जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद एक बार और हमारा टी आ रहा है, तो टी हमारा 6 7 8 9 अब 9th पे आ रहा है। फिर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये लूप चलता गया, 8 टाइम्स चला, उसके बाद जब 9 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे 9th लेटर ऑफ द जेड वर्ड, तो 9th लेटर ऑफ द जेड वर्ड हमारा टी है। फिर से यहाँ कंडीशन चेक होगा कि डिक्ट में क्या टी है, तो डिक्ट में टी है, तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे फिर से फुलफिल नहीं हो रहा होगा, तो ये हमारा एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो फिर से ये एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे ये जो सूडो कोड है लाइब्रेरी डेटा सेट के ऊपर रन हो रहा है। तो इसमें हमें कह रहा है कि हमें इस कोड में एक गलती फाइंड करनी है, और ये MSQ है, मतलब कि इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार कोड पढ़ते हैं साथ में। ए को हमने एम्प्टी डिक्शनरी से, अब यहाँ लिस्ट नहीं, एम्प्टी डिक्शनरी से इनिशियलाइज कर दिया। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, जब तक टेबल 1 में रोज़ हैं। रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1 इफ़ इसकी ए इज इक्वल्स ए कॉमा एक्स डॉट ऑथर। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है आखिर में। इसमें ये कोड ये चाह रहा है कि हमें जो लाइब्रेरी डेटा सेट है उसमें ये पता चल जाए कि कौन से ऑथर ने कितनी कितनी किताबें लिखी हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है टेबल 1 करके, ठीक है, और एक बॉक्स है ए, और हमें एक मान लीजिए यहाँ पे कार्ड्स हैं, हर बॉक्स में कार्ड्स हैं और लिखा हुआ है ऑथर लिखा हुआ है और उसकी किताब लिखी हुई है। तो हमने उठाया एक, मान लीजिए हमने एक यहाँ से कार्ड उठाया, फिर उसमें देखा कि हाँ लिखा हुआ है मान लीजिए मेरा नाम और मेरी किताब का नाम। तो मैं क्या करूँगा कि ए में क्या करूँगा, मेरा नाम लिखूँगा, वो की हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 कर दूँगा, ठीक है। फिर किसी और का नाम आया, फिर उसका नाम और उसका एक मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा। फिर मान लीजिए फिर से मेरी एक किताब आ गई, तो मैं इसी में इस साइड मतलब जो वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो ये यही चीज़ फाइंड करना चाह रहा है। तो अब इस कोड को समझते हैं। तो इफ़ इस की, तो अगर इस की हमारा मतलब ए लिस्ट में अगर हमारा वो ऑथर आ रहा है, मतलब मान लीजिए मैंने ए लिस्ट में मेरा नाम पहले से था और मैं फिर से एक कार्ड में आ गया कि देवांश सिंह ने ये किताब लिखी है, तब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे मेरी किताबें जितनी थीं उनको बढ़ा नहीं रहा है, उनको 1 से इनिशियलाइज़ कर दे रहा है। मतलब जैसे अभी तक मेरी इस बॉक्स में 2 पर्चे आए थे मेरे नाम के, तो यहाँ पे मेरा नाम और 2 बुक्स थी, ठीक है, कि मैंने 2 बुक लिखी हुई है। पर ये क्या कर रहा है, जब मेरा नाम इस लिस्ट में मैच कर जा रहा है, इसमें मैच कर जा रहा है, तब ये क्या कर रहा है कि मेरी जो काउंट था उसको रीसेट कर दे रहा है 1 पे। तब ये गलत कर रहा है ना, इसको क्या करना चाहिए कि मेरे काउंट को 3 कर देना चाहिए, पर ये 3 ना करके मेरे काउंट को 1 कर दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे इफ़ इस की लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको कर दें इफ़ नॉट इस की,
तब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब हमारा मैच करेगा तब वो एक इंक्रीमेंट कर देगा, और जब नहीं मैच करेगा तब वो हमको हमारा एक जगह दे देगा और हमको 1 से इनिशियलाइज़ कर देगा, मतलब हमको 1 वैल्यू दे देगा, एक हमारी बुक काउंट हो गई। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ या तो नॉट लगा दें या तो इसको और इसको रिप्लेस कर दें, मतलब कि जब ये आए तब यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो जाए जब मैच कर जाए, और जब ना मैच करे तो उसमें ऐड हो जाए और मेरा नंबर ऑफ बुक 1 से इनिशियलाइज़ हो जाए। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम रिप्लेस कर सकते हैं कंडीशन से नॉट लगा के। और एक काम ये कर सकते हैं कि हम इंटरचेंज कर दें लाइन 5 और 8 को, तो हमें इससे बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा चैनल 1K के बहुत नज़दीक है और हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फिर से एक क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमें गलतियाँ ढूंढनी है। भाई गलती ढूंढने वाले क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं। तो द फॉलोइंग सूडो कोड इज़ एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट। तो ये लाइब्रेरी डेटा सेट से की मदद से मतलब इस कोड को रन किया जा रहा है कि उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर रन किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन फर्स्ट बुक स्टोर्स अ डिक्शनरी विद द ऑथर नेम एंड अ की मैप्ड विद द जेनर। मतलब कि फर्स्ट बुक हमारा क्या स्टोर कर रहा है, इधर की मतलब की के तरीके से ऑथर नेम है और जेनर उसका मैप्ड है, की मैप्ड है। ठीक है, मतलब वो कैसा मूड है उसका, उस कहानी का कैसा मूड है, तो उसके लिए कोड बना है। तो अब देखते हैं इस कोड में क्या दिक्कत हो सकती है। तो हम पहले देखते हैं ऑप्शंस कौन से। लाइन वन ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट बुक। इसको हमने एम्प्टी डिक्शनरी से इनिशियलाइज़ कर दिया। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज़, इसमें भी कोई गलती नहीं। और फिर क्या कह रहा है, लाइन 4 में गलती हो रही है। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। लाइन 4 क्या कह रहा है, इफ़ इस की फर्स्ट बुक कॉमा एक्स ऑथर। मतलब अगर फर्स्ट बुक में हमारा ऑथर है तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट बुक और फर्स्ट बुक में ऑथर को उसके जेनर के इक्वेट कर दे रहा है। तो पर ये गलती हो जाएगी ना, क्योंकि अभी यहाँ पे ये हमारा खाली ही है। हमारी जो फर्स्ट बुक है ये अभी पूरा खाली ही है डिक्शनरी। तो जब ये हमारा डिक्शनरी खाली होगा तो ये हमारा अभी ट्रू आएगा ही नहीं, तो ये हमारा हमेशा फॉल्स आ रहा होगा। तो ये हमारा कैसे ऐड होगा, मतलब कैसे उसमें ऐड होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस की जगह यहाँ पे नॉट इसकी आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ इनकरेक्ट कंडीशन स्टेटमेंट है बस, बाकी और सब कुछ सही है।